हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा नाम है अखिलेश और आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इन हाउस ट्यूशंस। चलिए हम अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और जर्नी को आगे लेके चलते हैं। इससे पहले कि मैं चैप्टर को स्टार्ट कर दूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली ऊपर दिए हुए आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाके आप पहले ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 किस तरह से पढ़ाई की जाएगी उसका वीडियो 10 मिनट का छोटा वीडियो है वो उसको थोड़ा देख लीजिए ताकि आपकी क्लैरिटी बन जाए। ठीक है, अगर आपने वो देख लिया है वेल एंड गुड। चलिए आप जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसको पहले देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी बने कि उस वीडियो को क्यों बनाया गया है और इस जर्नी में जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 उसमें क्या क्या चीज़ें को हम करने वाले हैं। ध्यान से गौर से उस वीडियो को देखिएगा। छोटी वीडियो है लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स, देखिए इंडियन और ग्रीक याद रखिएगा, philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India. इंडिया में ही divisibility की बात आई थी कब? 500 BC में। एन इंडियन फिलोसोफर, उनका नाम क्या है? रेड पेन ऑब्वियसली, महर्षि कन्नड। महर्षि कन्नड ने कहा था कि जो भी हम आसपास हमारे पदार्थ देख रहे हैं यानी जो मैटर हम देख रहे हैं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स अगर हम उसको डिवाइड करते रहें या उनको तोड़ते रहें। लेकिन अल्टीमेटली एक हमें ऐसा स्टेज मिलेगा जहाँ पे हम उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को और नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये महर्षि कन्नड की कहने वाली बात थी। अब अब आगे कहा गया ही नेम दिस पार्टिकल से परमाणु। उन्होंने क्या कहा था? परमाणु कहा था, जिसको डाल्टन ने बाद में एटम कहा है। ठीक है, हम पढ़ेंगे उसको भी। चलिए अनदर इंडियन फिलोसोफर, ये है फर्स्ट इंडियन फिलोसोफर, मार्किंग कीजिए ब्लू रन। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरे फिलोसोफर यहाँ पे आगे। उन्होंने क्या कहा था? उनका नाम था पकुद्धा कट्टयामा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस द फॉर्म ऑफ मैटर। बोला ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं, महर्षि कन्नड ने जो कहा है कि हमारे जो एटम है ये एटम किसी एक फॉर्म में कंबाइंड रूप में रहते हैं और ये जब कंबाइंड रूप में रहते हैं तो हमें कोई एक पर्टिकुलर मैटर दिखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया अराउंड द सेम इरा अब एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोसिट्रस एंड ल्यूसिपस सजेस्टेड, यहाँ पे एक दो नाम और आगे, ये कहाँ के हैं? ग्रीक के हैं। ग्रीक के डेमोसाइट्रस और ल्यूसिपस क्या कहते हैं कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर ए स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स obtained कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। डेमोसिट्रस ने कहा था दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स, ठीक है, उनको इसने एटम का नाम दिया गया था, यानी डेल्टन ने ये नाम डिमेशियस से लिया था। ठीक है, ओके, पढ़ेंगे और चीज़ों को हम डिटेल्स में। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल कंडीशन, कोई भी इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। एक्सपेरिमेंटल वर्क कह रहना बनता था क्योंकि उस टाइम पे कोई भी चीज़ों को पहले फिलोसफिकली प्रूफ किया जाता था, फिर अपने बातों को सही मनवाने के लिए एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना बहुत ज़रूरी था। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो हम पढ़ते हुए आए हैं लास्ट चैप्टर में, एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एन एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई भी डाउट है? चलिए लिखिए कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है। चलिए अब मेन इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही सिंपल है। एंटोन एल लोवेजर, इन्होंने फाउंडेशन किया था दो इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का दो इम्पॉर्टेंट लॉ इन्होंने बताया था। एक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन जिसको हम पढ़ने वाले हैं, और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये वीडियो इन दोनों के ऊपर डेडिकेटेड है। चलिए पढ़ते हैं। पहला उसने बोला है द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर, कौन किया था इसको? एंटोनी एल लोवेसियर ने।
किया गया था, जिसको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने लॉवियसर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने भी इसको उनको हेल्प किया था। चलिए पहला पढ़ते हैं ग्रीन मार्किंग। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अच्छा हाँ मैंने आपको शायद, हाँ मैंने कह दिया ना, दो लॉ है, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और ये दोनों ही आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर। ठीक है, यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन दो में है, एक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि आप एक 3.1 में उन्होंने कहा है कि यह एक एक्स का एक टाइप ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने दिया है, वाई के टाइप उन्होंने एलिमेंट दिया है। उन्होंने कहा है आप x में से कोई भी एलिमेंट को चूज़ कीजिए, y से कोई भी एलिमेंट को चूज़ कीजिए, इस एलिमेंट का 5% लीजिए और इस एलिमेंट का 5% लीजिए। इस 5% को आप 10 ml वाटर के साथ ऐड कीजिए, इसको भी 10 ml वाटर के साथ ऐड कीजिए। जब ऐड करेंगे उन्होंने कहा है इस बीकर को लेके आप, ये इसको मान लीजिए x है, इसको मान लीजिए ये y है, ये x का सोल्यूशन है, ये x का सोल्यूशन है और ये y का सोल्यूशन है। उन्होंने कहा है कि जब आप इन इन चीज़ों का आपने ले लिया, अब आप यहाँ पे जो एक फ्लास्क है उस फ्लास्क में x को डालिए, कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं, कॉनिकल फ्लास्क, और y का जो सोल्यूशन है उसको आप इग्निशन ट्यूब में डालिए, ट्यूब, इग्निशन ट्यूब में डालिए। डाल के इस y को एक थ्रेड के सहारे इस तरह से लटका दीजिए ताकि दोनों आपस में ना मिले। इम्पोर्टेंट क्या है, दे शुड नॉट मिक्स, दे शुड नॉट मिक्स, उनको मिक्स नहीं होना है। क्या होगा इससे, और हाँ मिक्स ना होने के बाद अब क्या करना है, उनको अच्छे से कॉक से ऊपर, अच्छे से हमें कॉक से उनको, उनके जो फ्लश का जो मुंह है उसको बंद करना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप ये एक्स और वाई का जो सोल्यूशन है उसको शेक कीजिए। जब शेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएंगे, ये कंबाइन कर जाएंगे, इनके बीच में रिएक्शंस हो सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट में मिस कर गया, उन्होंने कहा था इस स्टेप के पहले यहाँ पे इसका वेट मेजर कीजिए, ये उसको मान लीजिए वेट 1 का है, वेट 1, इस वेट 1 को मेजर कीजिए दोनों का, x और y का अलग से, वेट 1 में x का मेजर कीजिए अलग से, y का मेजर कीजिए अलग से, जो हमने सोल्यूशन बनाया है। जब आपने मिक्स कर दिया उसके बाद आप फिर से वेट लीजिए, वेट 2, जो क्या है कंबाइन है, जो क्या है कंबाइन है। उन्होंने कहा है जब आप ध्यान से लिखेंगे तो ये वेट, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि दोनों का वेट WIGST, वेट 1 में x प्लस वाई अलग से जो है वो वेट 2 के बराबर है जब वो कंबाइन हो जाते हैं। यानी इन्होंने कह दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, बहुत बार आता है। प्रूफ करने के लिए आप कोई भी एलिमेंट्स को लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है कि यहाँ पे कॉर्क को मुंह में क्यों लगाया गया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप कौन से एलिमेंट्स को लेने वाले हैं और कौन सा केमिकल किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो हो सकता है काफ़ी टाइम पे क्या होता है, केमिकल कंपोनेंट रिएक्ट करने के बाद कोई गैस रिलीज हो और वो गैस आराम से निकल जाए, तो उससे क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन में कमी रहेगी, और इसी की वजह से हमें कॉर्क लगाने को कहा गया ताकि वो गैस उसके अंदर ही रहे और बीकर के अंदर जो हमारी जो कंपोनेंट्स की जो कंसिस्टेंसी है या उनकी जो पार्टिकल्स की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वहीं पे रहे, ताकि दोनों का वेट में कोई भी डिफर ना हो। और वही यहाँ पे पूछा गया, डू यू थिंक द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, हाँ हो सकती है। वाई शुड वी पुट ए कॉर्क, ये भी हमने बता दिया अभी। डज द मास ऑफ फ्लैश कैन द कंटेंट चेंज, ऑब्वियसली चेंज नहीं करेंगे। पहला कोई डाउट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको 5 मिनट से 3 मिनट के अंदर इसको समझाया है, अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, आपके हेल्प के लिए मैं हमेशा हूँ।
ठीक है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आगे और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते रहूँगा, लेकिन सब आपके सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल है। चलिए अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? चलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है। लोवे सर ने कहा एलोंग विद अलग साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि मेनी कंपाउंड वेयर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। उन्होंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जो हम देखते हैं, हर एक कंपाउंड क्या है, एक या दो एलिमेंट से बना हुआ है। लेकिन एक बात ये नोटिस करने को है कि इन सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन सेम प्रोपोर्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम, या किसने उसको बनाया। यानी सपोज एग्जांपल बोला है वाटर, वाटर के अंदर हमें पता है हाइड्रोजन और गैस है, तो बोला है अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और वाटर का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 है, तो आप पानी कहीं से भी लीजिए, हर 1 ग्राम ऑफ पानी में, पानी आप कहीं से भी लीजिए, हर 1 ग्राम ऑफ पानी में, हर 9 ग्राम ऑफ पानी में 1 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, और 8 ग्राम क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद उन्होंने ऑक्सीजन की बात की, सॉरी हाइड्रोजन और पानी, हाइड्रोजन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, हाइड्रोजन H2O में ये हाइड्रोजन हो जाएगा 1 और ये हो जाए 8, यानी हर 9 ग्राम में 1 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन और 8 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन। माफ़ कीजिएगा, ऊपर थोड़ा मेरे से गलत कहा था, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए आप कहीं से ही पानी लें, तो पानी तो आपको कहीं से मिल सकती है। उन्होंने कहा है कि इस हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 रहता है, यानी हर 9 ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोजन का होगा और 8 जो होगा वो 8 रेशियो जो होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन का, अगर टोटल 9 ग्राम है। तो इन्हें वही लिखा है इन कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1:8 wherever the source of water is. Thus, 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Similarly, ammonia, nitrogen, hydrogen are present in the ratio 14:3. Important है, हमने तो वाटर का बता दिया 1:8 मास बाय मास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे फिर क्या कहता है कि हमें क्या समझ में आया कि अगर हम कोई भी कंपाउंड को कैसे भी ले लें, उनके बीच के अंदर जिस एलिमेंट से वो बने हुए हैं ना, उस एलिमेंट का कंसिस्टेंसी हर ग्राम के लिए, हर वैल्यू के लिए कांस्टेंट है। आप 1 चम्मच चीनी खाइए, आपको जितना मीठा लगेगा, आप 4 चम्मच चीनी खाएंगे आपको उतना ही मीठा लगने वाला है। चलिए, तो इसके लिए जो लॉ आता है वो आ जाता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाली। क्या कहता है ये लॉ? दिस लॉ स्टेट्स बाय प्रोस्ट एज इन ए केमिकल रिएक्ट सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, हमेशा मास में, इंपॉर्टेंट है मास वर्ड, मास वर्ड से हमेशा वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हमने कह दिया कंजर्वेशन ऑफ मास, और हमने बता दिया कि अंदर जो कंपोजिशन है वो मास में सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। चलिए अब प्रॉब्लम आता है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस लॉ। हमने पहले कहा था कि इन्होंने पहले सब कुछ तो थियोरेटिकल बेसिस कहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कोई भी प्रूफ नहीं किया गया था। तब आए जॉन डेंटल, जो कि क्या थे, ब्रिटिश थे। हमने ऊपर पहले इंडियन पढ़ा, फिर ग्रीक पढ़ा, अब ब्रिटिश के जो थे जॉन डेल्टन, उन्होंने क्या कहा, प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। उन्होंने बेसिक थ्योरी को प्रोवाइड किया था। जॉन डेल्टन ने क्या कहा था, बेसिक थ्योरी। उसके पहले तक क्या था, सिर्फ बातें थी, कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं था, उनको लगता था या उन्होंने उसको देखा है, लेकिन कोई भी थ्योरी उन्होंने कंप्लाई नहीं किया था। ब्रिटिश के जो केमिस्ट थे जॉन डेल्टन, उन्होंने इसको एज अ बेसिक थ्योरी इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या कहा कि डेल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वाज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी। उन्होंने उस फिलोसफी को बेसिक थ्योरी में कन्वर्ट किया। उन्होंने कहा ही टुक द नेम्स एटम, उन्होंने उस एटम नाम को लिया जो कि दिया गया था ग्रीक से, यानी हमने पढ़ा वहाँ पे एटम नाम दिया गया था, एंड said that the smallest particles of matter are atoms। उन्होंने इस नाम को यूज़ किया जो ग्रीक के फिलोसोफर ने दिया था, उन्होंने उस नाम को चेंज नहीं किया, और उन्होंने कह दिया कि यही वो है जो हर मैटर के अंदर है। His theory was based on the law of chemical composition। केमिकल कंपोजिशन के जो 2 लॉज हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शनल के जो 2 लॉ हैं, उसके हिसाब से उन्होंने कहा था।
तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द, अब इसी के थ्योरी ने, डाल्टन के थ्योरी ने ही एक्सप्लेनेशन दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन थे। तो ये सब किसकी वजह से था? डाल्टन की वजह से था। एक्सप्लेन करना इन लॉ को, डाल्टन के बारे में कुछ बताया गया है, उसको थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। उसने क्या कहा था, ये देखिए, उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर, क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। डिफाइन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्या कहता है? ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और ए मिक्सचर इज composed ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। आप कोई भी मिक्सचर लीजिए, कंपाउंड लीजिए, या फिर आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, हर एक स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से बने हुए हैं, या पार्टिकल्स कह दें, पार्टिकल्स से बने हुए हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। अब इन एटम्स के 6 लक्षण हैं, यानी 6 इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, सारे जो मैटर हैं, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये एटम्स ही हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, याद रखिएगा, डाल्टन ने कहा था अपने एटॉमिक थ्योरी में। पहला। दूसरा, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी इनको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तीसरा, किसी भी एटम, कोई भी एलिमेंट का अगर हम एटम दिया जाए तो आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट एटम को उठा लीजिए, ए एटम निकाला ए, दूसरा एटम निकाला बी, जो कि सेम एलिमेंट का है या सेम कंपाउंड का है, तो आपको उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मिलेगा और मास भी सेम मिलने वाला है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब अगर हम डिफरेंट एलिमेंट का ले लें तो वो डिफरेंट होगा, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट का ले लें तो वो डिफरेंट मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा। एटम्स कंबाइन इन रेशियो, अब ये जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स आपस में मिल के एक कंपाउंड को बनाते हैं, लेकिन ये बनाने का तरीका डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेशियो के ऊपर, एक पर्टिकुलर रेशियो के ऊपर से बनता है। ये छोटे छोटे क्या है? ये छोटे छोटे जो है एटम है, ठीक है, एटम्स बता दिया। चलिए, और लास्ट में द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, हमेशा वो कांस्टेंट होता है किसी भी कंपाउंड में। चलिए शॉर्ट में बता दूं आपके बेनिफिट के लिए। पहला, डेल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में ये कहा कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड या कोई भी मिक्सचर स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। इन एटम्स को, इन थ्योरी को बताने के लिए उन्होंने जो पोस्टुलेट कहा था, ये डेल्टोस के जो हमने 6 पढ़े ना, ये पोस्टुलेट्स थे। क्या था? उन्होंने कहा था कि हर एक मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, और यही एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है, यानी हम उसको तोड़ नहीं सकते, ना ही इन्हें हम बना सकते हैं, नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तीसरा, एटम जो है वो एक कंपाउंड के लिए या एक एलिमेंट के लिए हमेशा आइडेंटिकल होता है, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और मास भी सेम होती है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मास में भी नहीं होते और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी नहीं होते। उन्होंने उसके बाद कहा कि एटम ही है जो, उन्होंने पहले कहा था कि एटम जो है वो क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में ये कहा कि जो इन्वॉल्व होते हैं वो एटम ही इन्वॉल्व होने के बाद कोई कंपाउंड को बनाते हैं, और ये इन्वॉल्व होने का कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन पक्का एक रेशियो है, उस रेशियो के अलावा वो नहीं होते हैं, हमेशा रेशियो में ही होते हैं, और हमेशा हर एक कंपाउंड के अंदर वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट में ही रहते हैं। द रिलेटिव नंबर्स एंड अ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये जो मैंने अभी लास्ट में कहा, ये आपका समराइजेशन था। इसी चीज़ को उन्होंने कहा है कि वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर द एटम्स हैव मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। लेकिन जो एटम की बात कही गई है यहाँ पे, डाल्टन ने, ग्रीक फिलोसोफर ने या हमारे इंडियन फिलोसोफर ने सब कुछ कहने के बाद जब ये कह दिया कि एटम ही वो चीज़ है जो कि और तोड़ नहीं सकते और एटम के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिए, चैप्टर 4 में हम जब आएंगे, जब एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बात की गई है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, आगे आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए
बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के बाद आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। चलिए हम व्हाट इज़ एटम जो है उसको नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चैप्टर 4 में हम शिफ्ट कर जाएंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाई का तरीका पसंद आ रहा है, जब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आपका टास्क क्या है, तुरंत जाके इसको अभी आप अपने बुक में मार्क कीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि और हो सके तो वीडियो को एक बार 2 बार देखिए। एक वीडियो को इस तरह देखिए ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। मैंने बातें को करने का या बोलने का तरीका को थोड़ा सा स्लो कर दिया है ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके अंदर घुस जाए। अगर साउंड लो है, हेडफोन लगाइए और साउंड को फुल कीजिए, लेकिन ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं ये कह सकता हूँ एक्सपीरियंस से कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रही बात, आपकी वजह से ये चैनल है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हमेशा रहूँगा। चलिए, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिएगा, अच्छे से मज़े कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।